तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज बॉड मास। ठीक है, आप सबने बचपन से पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, सबको पता है, ठीक है, बट स्टिल मैं पढ़ाऊंगा। तो बॉड मास पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो, जब भी हम मैथ्स की बात करते हैं ना, तो मैथ्स सुनते ही सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है ना, दैट आर नंबर्स। लेटर्स भी आते हैं, एक्स वाई जी, ठीक है, जिन लेटर्स को अपना क्या कहते हैं, इंग्लिश के अंदर इतनी अहमियत नहीं मिली, उन्होंने मैथ्स में आके जो है ना वो बैंड बजा दी। तो लेटर्स भी आते हैं, ठीक है, बट मेन चीज जो मैथ्स के अंदर है वो नंबर्स, ठीक है। अब नंबर जो होता है ना बेटा, वो आपके पास दो टाइप का होता है, ठीक है। मेनली जो नंबर्स की टाइप है वो दो टाइप्स, एक होते हैं इंटीजर्स और एक होते हैं डेसिमल्स, ठीक है। ये दो टाइप के नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स हमारे पास होते हैं वो नंबर्स जो कि बेसिकली होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो। जितने भी होल नंबर्स हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे जीरो, सब के सब आपके पास इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो जितने भी होल नंबर्स होते हैं दैट आर इंटीजर्स, नंबर की पहली टाइप ये है। और दूसरी टाइप है डेसिमल्स। दो होल नंबर्स के बीच में जो नंबर्स आते हैं ना, उनको हम डेसिमल्स बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी दो होल नंबर्स के दरमियान में जो आपके पास नंबर्स लाए करते हैं वो नंबर्स डेसिमल कहलाते हैं। इनको मैंने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया, ठीक है। एक नंबर लाइन है, उसके बीच में जीरो है, राइट साइड के ऊपर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब ये कहां तक जा रहे हैं आप लोगों को पता है, काउंटिंग कहीं भी खत्म नहीं होती। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, नेगेटिव वाले नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। इन्फिनिटी क्या चीज है? देखो, इन्फिनिटी जो है ना कोई नंबर नहीं है, ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज जो कि कहीं भी एंड नहीं होती, जिसका कोई एंड नहीं है, वो चलती चली जा रही है, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं, ठीक है। तो इस वाली नंबर लाइन के ऊपर मैंने जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे इंटीजर्स की एग्जांपल्स हैं, ये सारे के सारे होल नंबर्स हैं। अब मैंने ये किया है कि जो 1 और 2 मेरे पास दो होल नंबर्स हैं, इनके दरमियान वाली लाइन जो है इनको मैंने थोड़ा बड़ा करके बना दिया ताकि मैं डेसिमल्स को बेहतर तरीके से समझा सकूं, बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकूं। हमारे पास ये जो दो होल नंबर्स के बीच में जो नंबर्स लाई कर रहे हैं ये डेसिमल्स हैं, ठीक है। जैसे कि 1 और 2 के बीच में 1.5 आ रहा है, 1.5 और 1 के बीच में 1.25 आ रहा है, इसी तरीके से 1.5 और 1.2 के बीच में 1.75 आ रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके पास क्या है, डेसिमल नंबर्स। अब हमारे पास इंटीजर्स की तीन टाइप्स होती हैं और डेसिमल्स की भी तीन ही टाइप्स होती हैं। इंटीजर्स की जो तीन टाइप्स हैं उसके अंदर हमारे पास आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और न्यूट्रल इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं ना बेटा, उनको हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। यही पॉजिटिव इंटीजर्स का दूसरा नाम है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो पॉजिटिव 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इसी तरीके से नेगेटिव 1 से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपके पास क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स। जहां तक ताल्लुक है न्यूट्रल की, तो न्यूट्रल का बेसिकली मतलब ये है कि एक ऐसा नंबर जो कि ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव है, ठीक है। तो अब अगर पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है तो वो क्या है, न्यूट्रल इंटीजर, ठीक है। वो होता है जीरो, ठीक है। हमारे पास काउंटिंग के अंदर एक ही ऐसा नंबर है जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, बल्कि उसे हम न्यूट्रल इंटीजर का नाम देते हैं और वो है जीरो, ठीक है। ये तीन टाइप्स हो गए इंटीजर्स की, तीन टाइप्स हैं डेसिमल्स की, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लेना गौर से, ऊपर वाली बातें तो ज्यादातर आप लोगों को पता होंगी, लेकिन ये बात जरा देखना। तीन टाइप्स हैं हमारे पास डेसिमल्स की। पहली टाइप कहलाती है टर्मिनेटिंग, ठीक है। देखो, टर्मिनेटिंग जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि एक पॉइंट पे आके एंड हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, ठीक है। टर्मिनेट का मतलब ये होता है खत्म हो जाना, एंड हो जाना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं ना वो एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास 0.5 है, ये 5 पे आके खत्म हो गया, इसके आगे कोई कुछ भी नहीं है। 0.25 है, ये भी 5 पे आगे खत्म हो गया, आगे कुछ नहीं है। 0.325, ठीक है, ये भी 5 पे आगे खत्म हो गया, आगे कुछ भी नहीं है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं कि एक पॉइंट पे आगे खत्म हो जाते हैं। बाकी जो दो टाइप्स है ना, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, ये दोनों डेसिमल्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये खत्म नहीं होते, ये चलते चले जाते हैं। तभी देखो मैंने इसके आगे डॉट 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 लगाया, सही है। ये डॉट 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 का मतलब ये है कि चलते चले जा रहे हैं आगे तक, ये खत्म नहीं हो रहे, सही है। तो ये दोनों जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, सही है। अब इसके अंदर रिकरिंग और नॉन रिकरिंग में क्या फर्क है ये बता देता हूं। रिकरिंग डेसिमल्स वो होते हैं कि जिसमें
डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं ना, उसके अंदर आप एक पैटर्न नोटिस करते हैं, जैसे कि यहां पर ये 66666 आया जा रहा है, इस तरह ये आगे भी 666 ही चलता चला जाएगा। यहां पर डेसिमल के बाद आप एक पैटर्न देख रहे हैं 171717, इसी तरह ये आगे भी 171717 करके चलता चला जाएगा। ठीक है, टर्मिनेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। तो जिन डेसिमल्स के अंदर आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होता है ना, वो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, और जिन डेसिमल्स के अंदर आपको पैटर्न नहीं नजर आता डेसिमल के बाद, वो नॉन रिकरिंग होते हैं। जैसे कि ये मैंने पाई की वैल्यू लिखी है, बेसिकली ये हमारे पास पाई होता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। सही है, तो 3.14159, अब यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, ये रैंडम नंबर्स है। इसी तरीके से यहाँ पे 2.6457 है। ठीक है, तो डेसिमल के बाद आप देखें 6457 आ रहा है, और आगे मुझे नहीं पता क्या नंबर्स हैं, लेकिन कोई पैटर्न नहीं नजर आ रहा। ठीक है, तो ऐसे डेसिमल्स जो होते हैं वो नॉन रिकरिंग कराते हैं। अब अगली बात हमने करनी है स्क्वायर नंबर्स की और क्यूब नंबर्स की। ठीक है, देखो स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। बेसिकली जब आप किसी भी इंटीजर n को, ठीक है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, किसी भी इंटीजर n को अपने आप से ही मल्टीप्लाई करा दो ना, तो जो नंबर आपके पास आता है दैट इज अ स्क्वायर नंबर। सही है, जैसे कि एक इंटीजर है 2, मैंने 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करा दिया तो मेरे पास आया 4, 4 इज अ स्क्वायर नंबर। सही है, एक नंबर है 3, मैंने उसे 3 से ही मल्टीप्लाई कराया, मेरे पास आया आंसर 9, तो 9 इज अ स्क्वायर नंबर। ठीक है, क्यूब नंबर्स ऑन दी अदर हैंड, कि आप किसी भी इंटीजर को लो और उसे अपने आप से ही 2 बार मल्टीप्लाई करा दो। जैसे कि मैंने 2 लिया और 2 को मैंने 2 से 2 बार मल्टीप्लाई करा दिया, तो मेरे पास आंसर आया 8, तो 8 इज अ क्यूब नंबर। इसी तरीके से 3 को मैंने लिया, 3 को अपने आप से ही मैंने 3 बार मल्टीप्लाई कराया, मेरे पास आया 27, 27 इज अ क्यूब नंबर। ठीक है, सिर्फ ये है स्क्वायर और क्यूब नंबर्स की कहानी। अब बात ये होती है, मैंने आपको ये बताया था कि पेपर 1 के अंदर आपके पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं। ठीक है, तो ये बात आपके सिलेबस में भी लिखी हुई है कि आपको 1 से लेके 15 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, और 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए। यानी कि आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे फौरन से पूछ लिया जाए कि भाई 4 का स्क्वायर क्या है, 7 का स्क्वायर क्या है, 4 का क्यूब क्या है, 10 का क्यूब क्या है, 8 का क्यूब क्या है। ठीक है, ये इसलिए मैंने यहाँ पर लिखे कि 1 से लेके 15 तक स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, और 1 से लेके 10 तक आपको क्यूब नंबर्स भी याद होने चाहिए। वैसे तो हम जितने ज्यादा सवाल सॉल्व करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो याद हो जाता है। सही है, बट फिर भी अगर किसी की मेमोराइजेशन जो है वो स्लो है, तो वो याद करे। अब आगे जो मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली, वो है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की। देखो भाई, हमने अभी ये पढ़ा कि स्क्वायर नंबर क्या होता है, कि जब आप किसी भी इंटीजर को उसके अपने आप से मल्टीप्लाई करा दो, तो आपके पास जो नंबर आता है वो स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जब आप किसी भी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट ले लेते हो ना, तो आपके पास वो इंटीजर वापस आ जाता है। सही है, इसी तरीके से किसी भी क्यूब नंबर का अगर आप क्यूब ले लेते हैं, क्यूब रूट ले लेते हैं, तो वही आपके पास इंटीजर वापस आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल 4 एक स्क्वायर नंबर था, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 4 आया था। अब जब मैं 4 का स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास वापसी 2 आ जाए। ठीक है, यही मतलब होता है रूट का। रूट मतलब जड़, कि एक स्क्वायर नंबर की जड़ क्या है, उसका स्क्वायर रूट क्या है, वो कहां से आया, किस नंबर पे स्क्वायर किया तो वो नंबर हमारे पास आया। ठीक है, 4 अगर एक स्क्वायर नंबर है, तो 4 कहां से आया, किस नंबर का स्क्वायर किया तो 4 आया। ठीक है, तो रूट का ये मतलब है कि उसकी जड़ तलाश करते हैं। इसी तरह क्यूब रूट भी, कि हमने 2 को जब 3 बार मल्टीप्लाई किया था, तो हमारे पास आया था 8, तो जब मैं 8 का क्यूब रूट लूंगा तो मेरे पास वापस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम रूट्स की बात करते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, बेसिकली जब आपके पास कोई बहुत बड़ा नंबर हो जिसका आपको स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालना हो मेंटली, तो उसका क्या तरीका होगा। कैलकुलेटर से निकालेंगे तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल के भी निकाल सकते हैं, बट अगर पेपर 1 के लिए मेंटली चाहिए हो तो फिर कैसे निकालेंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास एक नंबर है 64 और हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी कि मैंने यहां पर 2 लिखा, लेकिन यहां पर नहीं लिखा। क्यों? ये जो रूट का सिंबल है, इस पे मैं 2 लिखूं या ना लिखूं, इसका मतलब स्क्वायर रूट ही होता है। लेकिन जब मैं इस पे 3 लगा दूंगा ना, तो अब ये क्यूब रूट बन जाएगा। ठीक है, तो 2 लिखने की जरूरत हमें नहीं है, हम इसी तरह स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब स्क्वायर रूट ही होता है। 3 में लिख दूंगा तो वो बन जाएगा क्यूब। अब प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं किस तरीके से होती है। देखो भाई, मेरे पास है 64 और मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि मुझे वो नंबर चाहिए कि जिसका स्क्वायर करके 64 आया था मेरे पास। तो मैं सबसे पहले तो 64 के साथ इस तरीके का एक स्टेम बना दूंगा।
ठीक है, एक टी, एक स्टेम बना दिया। अब मैं सबसे छोटा नंबर सोचूंगा कि जिसके टेबल में 64 आता हो। ठीक है, तो जो सबसे छोटा नंबर जिसके टेबल में 64 आता है वो मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो है 2। ठीक है, 2 के टेबल में 64 आता है क्योंकि 64 एक इवन नंबर है ना, तो जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे 2 से तो डिवाइड हो ही सकते हैं। तो 32 हमारे पास होता है 64, तो मैं 32 को इस तरह लिख दूंगा। अब मुझे 32 के लिए भी यही काम करना है। तो 2 16 होता है 32, 2 8 होता है 16, फिर 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। यहां तक किसी को कोई मसला कि मैंने ये क्या किया? मैंने ये किया है कि मैंने बेसिकली इस मेथड से 64 को छोटे छोटे नंबर्स में ब्रेक कर लिया। ठीक है, ये मेरे पास ब्रेक करने के बाद जो है ना 6 2 आ गए। जब मैं इन 6 2s को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मेरे पास 64 ही आएगा। देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 और 32 2 64। बात समझ आ रही है? तो अब मैं स्क्वायर रूट के अंदर 64 लिखने की बजाय 6 बार 2 लिख देता हूं आपस में मल्टीप्लाई करा के, क्योंकि इसका मतलब 64 ही तो है। अब क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना, तो मुझे यहां पर दो दो नंबर्स के आपस में पेयर बना लेने। ठीक है, तो अगर मैं दो दो नंबर्स के आपस में पेयर बनाऊं तो वो पेयर इस तरीके से बनेंगे कि एक पेयर ये हो जाएगा, एक पेयर ये हो जाएगा और एक पेयर ये हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने 3 पेयर्स बना लिए। अब इन पेयर्स को मैं कंबाइन कर दूंगा। कंबाइन किस तरह करूंगा? जैसे मैंने कहा था कि n मल्टीप्लाई बाय n जो है वो n स्क्वायर हो जाता है, तो इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर। तो इस तरह मैं कंबाइन कर लूंगा, ये 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। उसके बाद मैं रूट को ब्रेक कर दूंगा और तीनों पे इंडिविजुअल रूट लगा दूंगा। ठीक है, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो आप इस तरह रूट को ब्रेक कर सकते हैं। रूट को ब्रेक कर लेंगे और इंडिविजुअल जो है ना मैंने क्या कर दिया? साइन लगा दिया, रूट लगा दिया। अब देखो स्क्वायर रूट जो है ना वो क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट जो है वो क्यूब रूट के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास पीछे क्या बचेंगे? 3 2s बचेंगे जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ऐसे ही है, पावर तो हमने कैंसिल आउट कर दी, स्क्वायर रूट क्यूब रूट से कैंसिल आउट कर दिया। तो अब ये जो 3 2s हैं इनका आंसर क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है? 8। ये जो मेरे पास 8 आया है ना बेटा, ये है 64 का स्क्वायर रूट। यानी कि मुझे ये पता चल गया कि जब मैं 8 का स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास आता है 64। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालने का ये तरीका होता है। क्यूब रूट के अंदर भी मेथड हमारा सेम ही रहेगा। मैं 216 को लूंगा और एक स्टेम बना दूंगा। फिर मैं सबसे छोटा नंबर सोचूंगा जिसके टेबल में 216 आता हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 216 एक इवन नंबर है तो वो 2 के टेबल में आता होगा। 208 आर 216। ठीक है, मैं मेंटली कर रहा हूँ, आप इस तरह डिवाइड करके भी इसको कर सकते हैं, वो जो तरीका होता है 2 1 आर 2 और ये वाला। ठीक है, अगर मैथ्स मेंटल मैथ जो है वो कमजोर है तो इस तरह भी कर सकते हैं। फिर 108, तो अब 108 भी 2 के टेबल में आएगा क्योंकि इवन नंबर है, तो 254 आर 108। फिर 227 आर 54। अब 27 जो है वो इवन नंबर नहीं है, वो तो एक ऑड नंबर है, वो तो 2 के टेबल में आ नहीं सकता। तो 3 का टेबल ट्राई करके देख लेते हैं क्योंकि हमें सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर जिसके टेबल में आता हो। तो 2 के टेबल में तो 27 नहीं आ सकता, ऑड नंबर है, तो 3 का टेबल ट्राई कर लेते हैं। 3 9 27 होता है, तो 3 9 27, 3 3 9 हो गया और फिर 3 1 3 हो गया। तो अब मैंने 216 को ब्रेक कर लिया उसके फैक्टर्स के अंदर। ये जो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहे हैं ना, ठीक है, ये इसलिए बोलते हैं कि हम बेसिकली नंबर को ब्रेक कर देते हैं उसके फैक्टर्स के अंदर। ठीक है, आप देखोगे कि जब मैं इन 6 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वापस 216 ही आ जाएगा ना। 2 2 4, 4 2 8,
8 3 जार 24, 24 3 जार 72 और 72 3 जार 216। सही है। तो अब मैं ये करूंगा कि अब मैं इन नंबर्स को भी उसी तरह लिख लूंगा, क्योंकि ये मेरे पास सारे मल्टीप्लाई होकर 216 के बराबर आ रहे हैं और ये क्यूब रूट है, तो यहाँ पर मैंने 3 लाजमी लगाना है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 3 नहीं लगाऊंगा तो इसका मतलब है कि फिर वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूब रूट के लिए 3 लाजमी लगेगा। अब स्क्वायर रूट में हमने ये किया था कि हमने 2-2 के पेयर्स बनाए थे, बट क्यूब रूट में क्योंकि ये क्यूब है तो 3-3 के पेयर्स बनेंगे, यानी कि 3-3 नंबर्स के पेयर बनेंगे, 2-2 नंबर्स के पेयर नहीं बनेंगे। तो अब मुझे बताओ 3-3 नंबर्स के पेयर क्या बन सकते हैं? एक पेयर में ये बना सकता हूं और एक पेयर में ये बना सकता हूं। ठीक है, अब देखो, तो अब मैंने ये किया कि जो 2 पेयर्स मैंने बनाए थे इनको मैंने कंबाइन कर दिया। ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया था कि n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n जो है ये n क्यूब होता है। ठीक है, तो अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो वो 2 क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से 3 अगर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 3 क्यूब हो जाएगा। उसके बाद इसको ब्रेक कर लेंगे क्यूब रूट को। ठीक है, प्रोसेस फिर वही है, क्यूब रूट और क्यूब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि होता है 6। हमें ये बात पता चल गई कि 216 का जो क्यूब रूट है वो 6 है, यानी कि 6 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो 216 आता है। ये मैंने ऊपर लिखा हुआ भी था, ये रहा। ठीक है, ये नंबर्स मैंने इसलिए उठाए ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए फिलहाल के लिए। सही है, आगे जाके फिर हम इन क्वेश्चंस को भी एड्रेस कर लेंगे जो आप लोगों ने पूछे ना, कि अगर पेयर्स ना मिल रहे हो तो फिर क्या करेंगे, बता दूंगा फिर क्या करेंगे। अच्छा जी, अब आ जाए मेन चीज के ऊपर जिसके लिए हमने ये सारी चीजें जो है वो पढ़ी। बॉड मास। बॉड मास में B इज फॉर ब्रैकेट्स, O इज फॉर ऑर्डर्स, D इज फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब एक वजह है कि मैंने बॉड मास को बॉड मास इस तरह लिखने की बजाय ये यूं करके लिखा है। सही है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। देखो, जब भी आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन गिवन होगा तो उसके ऊपर बॉड मास के रूल्स इस तरह अप्लाई होते हैं कि सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स को। ठीक है, अब ब्रैकेट्स के अंदर एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर हो, कुछ भी हो, सबसे पहले जो चीज ब्रैकेट के अंदर है वो सॉल्व हो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब आपने पूरे एक्सप्रेशन में से सारे ब्रैकेट्स को एलिमिनेट कर दिया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम ये देखेंगे कि क्या हमारे एक्सप्रेशन के अंदर कोई पावर्स, कोई रूट्स या कोई फंक्शंस तो नहीं है। फंक्शंस जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन कॉस टेन, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमने पावर्स को या रूट्स को या फंक्शंस को सॉल्व करना है। मैंने जो अभी थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया था ना, स्क्वायर रूट का, क्यूब रूट का, प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह का और स्क्वायर, वो इसलिए दिया था कि ताकि जब मैं बोलूं पावर्स, रूट्स, तो आप लोगों को समझ आए कि क्या होता है। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसे टच किया था। अब जरा बात करते हैं इसके रूल्स की, बल्कि पहले प्रायोरिटी की बात करते हैं। देखो, बात ये होती है कि एक मिसकंसेप्शन है कि शायद अगर मैं इस तरह लिख देता ना बॉड मास, तो एक मिसकंसेप्शन बच्चों में ये पाई जाती है कि यार डिवीजन को ना मल्टीप्लिकेशन से पहले करना होता है या एडिशन को सब्ट्रैक्शन से पहले करना होता है। ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की जो प्रायोरिटी है वो सेम होती है। जब आपने सारे ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया, फिर आपने उसके बाद पावर्स और रूट्स और फंक्शंस को भी सॉल्व कर लिया, उसके बाद आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों को करेंगे किस तरीके से, लेफ्ट टू राइट। जो भी आपके पास एक्सप्रेशन गिवन होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 माइनस 5, इस तरीके से कुछ भी गिवन होगा, तो उसके अंदर आप ब्रैकेट्स और पावर्स को एलिमिनेट करने के बाद, ब्रैकेट्स और ऑर्डर्स को एलिमिनेट करने के बाद, फिर आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों की तरफ देखेंगे और आप लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जब आप लेफ्ट टू राइट सारी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन कर चुके होंगे तो फिर उसके बाद आपके पास सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही रह जाएगी। तो उसके बाद फिर आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है लेफ्ट टू राइट। वो भी सही है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि एडिशन पहले होती है सब्ट्रैक्शन बाद में होती है। सही है, दोनों की सेम प्रायोरिटी है, बस हमें लेफ्ट टू राइट जाना होता है। बात समझ आ गई? मैं इसको इस तरह बना भी देता हूं यहाँ पे।
लेफ्ट टू राइट जाते हैं। अच्छा जी, बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। लेकिन जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे तो उसके अंदर जिन दो नंबर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही होती है ना, उनमें अगर आपके पास सेम साइन है तो आप दोनों नंबर्स को कर देंगे ऐड, ठीक है। और अगर आपके पास ऑपोजिट साइंस है तो आप दोनों नंबर को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। और जो हमारे पास आंसर आएगा ना, आंसर में साइन हम लगाएंगे बड़े वाले नंबर का, ठीक है। जिन दो नंबर्स को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है तो उनमें से जो बड़ा नंबर होगा आंसर में उसका साइन हम लगा देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। हमारे पास -3 -5 है, साइन सेम है तो दोनों नंबर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 3 + 5 क्या होता है, 8। अब इसके साथ साइन कौन सा लगाना है, बड़े वाले नंबर का। तो 3 और 5 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 5। 5 का साइन क्या है, माइनस का, तो लगा दिया माइनस। ये आंसर होगा। इसी तरीके से +3 + 5, ठीक है। ये मैंने जानबूझ के +3 + 5 लिखा है, ठीक है। जब आप किसी भी नंबर के साथ कोई साइन नहीं लगाते, जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पे नहीं लिखता तो फिर ये जो है ना वो पॉजिटिव ही अज्यूम किया जाता है। तो +3 + 5 साइंस जो है वो सेम है, क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन किसका आ जाएगा, बड़े वाले नंबर का, यानी कि 5 का। -3 + 5, अब यहां पर साइंस डिफरेंट हो गए दोनों। जब साइंस डिफरेंट हो गए तो आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 - 3 क्या हो जाता है, 2। साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले नंबर का, 5 का। +3 - 5, यहां पर भी साइन डिफरेंट है, माइनस कर देंगे, ठीक है, 2 हो जाएगा। और यहां पर साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले नंबर का, यानी कि 5 का साइन आएगा। 3 और 5 में से 5 बड़ा है तो 5 का साइन आएगा, यानी कि नेगेटिव साइन, ठीक है। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल्स हैं। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड की। देखो, मल्टीप्लाई और डिवाइड में आपने बेसिकली ये करना होता है कि अगर आप दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं जिनका साइन सेम है तो आंसर में आपके पास पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन पे या डिवीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसी तरह होगी जिस तरह नॉर्मली होती है, ठीक है। बस बात यह है कि अगर दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं, यानी कि दोनों का साइन सेम है, यानी कि या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपके पास आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। और अगर दोनों का साइन डिफरेंट है, जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कराया जा रहा है, तो फिर आपके पास जो है वो नेगेटिव साइन आएगा। जैसे प्लस है एक का माइनस है, या पहले वाले का प्लस है दूसरे का माइनस है, हाँ, तो आपके पास क्या आएगा, माइनस आएगा। अब इसकी भी कुछ केसेस मैंने यहाँ पे बना के रखे और मैंने सेम नंबर्स इसलिए यूज किए ताकि डिफरेंस ज्यादा बेहतर तरीके से हमें नजर आए। पास पेपर क्वेश्चंस भी हम इनके करेंगे। 3 4 क्या होता है, 12 होता है। अब यहाँ पर साइन किस तरह पता करेंगे, 3 भी पॉजिटिव में है, 4 भी पॉजिटिव में। जब इनके साथ कोई साइन नहीं लगे हुए, मैंने अभी बताया था कि हम पॉजिटिव ही अज्यूम करते हैं। तो जब दोनों साइन सेम है तो फिर आंसर के साथ भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मैं अब पॉजिटिव का साइन नहीं लगा रहा। फिर -3 - 4 है, मल्टीप्लाई बाय, तो 3 4 क्या होता है, 12। यहां पर भी क्या है, दोनों साइन सेम है, माइनस के साइन है, तो इसलिए अब यहां पर भी आपके पास आंसर में पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसलिए मैं यहां पर भी साइन नहीं लगा रहा। अब हमारे पास -3 × 4 है। -3 × 4 में भी 3 4 12 होता है। अब यहां पे कौन सा साइन लगाएंगे, डिफरेंट साइंस है, तो यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे, यहाँ पे ज़ाहिर नेगेटिव का साइन लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब साइंस डिफरेंट होंगे तो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे और जब सेम साइंस होंगे तो पॉजिटिव लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पर भी डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे -3 था और +4 था, यहाँ पे +3 है और -4 है, तो यहाँ पे भी -12 आ जाएगा। डिविजन के भी सेम ही रूल्स हैं, सही है। 12 / 2 6 हो जाएगा, सेम साइन है तो पॉजिटिव रहेगा। -12 / -2 भी 6 ही हो जाएगा, +6, क्योंकि सेम साइन है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। इसी तरीके से -12 / +2, यहाँ पे साइन डिफरेंट हो गए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -6, ठीक है, आंसर नेगेटिव में आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी आंसर नेगेटिव में आएगा। देखो, अभी तक हमने जितनी बात की बॉड मास के हवाले से वो सारी इंटीजर्स में थी। अब थोड़ा सा जरा डेसिमल्स को भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ठीक है। देखो, डेसिमल्स के लिए भी रूल्स वही रहेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपके पास जो है अगर सेम साइन है तो ऐड करेंगे और बड़े वाले नंबर का साइन आ जाएगा, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़े वाले नंबर का साइन आ जाएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए भी वही रहेगा कि सेम साइन है तो आपके पास पॉजिटिव आंसर आएगा और डिफरेंट साइन है तो आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है। रूल्स वही हैं।
बस डेसिमल्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करने का, मल्टीप्लाई डिवाइड करने का तरीका थोड़ा सा अलग, वो तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 + 0.4 हो रहा है, ठीक है। तो देखो अब इसको किस तरह ऐड करेंगे, 2 और जो हमारे पास होल नंबर्स होते हैं ना, इंटीजर्स, उनके ना एंड में हमेशा डेसिमल, ठीक है, उनके एंड में हमेशा डेसिमल होता है। और 0.4 है हमारे पास दूसरा। अब देखो हमारे पास ऐड करने के लिए 0.4 अगर हमें इसमें ऐड करना है तो जो डेसिमल की अलाइनमेंट है ना वो खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि मैं इसको इस तरह नहीं लिख सकता ऐड करने के लिए, ठीक है। दोनों डेसिमल्स एक दूसरे के नीचे आएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मैं 0 लगा देता हूँ, 0 की कोई वैल्यू जो है वो होती नहीं है, ठीक है जी। अब इन दोनों को मैं कर लूंगा ऐड। ऐड क्यों करूंगा, क्योंकि देखो दोनों के साइन सेम है ना, ठीक है, दोनों के साइन क्या है, सेम है, तो मैं दोनों को क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा ब्रॉड मास के रूल्स में। तो 0 + 4 क्या होता है, 4, डेसिमल एज इट इज आ जाएगा, और 2 + 0 क्या होता है, 2, 2.4 आ गया। इसके साथ साइन कौन सा वाला लगेगा, बड़े वाले नंबर का। बड़ा नंबर कौन सा है, 2, 2 का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो बेसिकली पॉजिटिव 2.4 होगा, तो मैं लिख नहीं रहा। इसी तरीके से 1.23 और 7.1 माइनस हो रहा है, यहां पे मैं 0 लगा देता हूं। अब यहां पर क्या हो रहा है कि 1.23 पॉजिटिव में है और 7.1 जो है वो नेगेटिव है, साइंस डिफरेंट है, तो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 3 - 0 क्या हो जाता है, 3, 2 - 1 क्या हो जाता है, 1, डेसिमल आ गया, और 7 - 1 क्या हो जाता है, 6। अब साइंस डिफरेंट थे तो हमने दोनों को माइनस कर दिया, लेकिन आंसर में एक चीज बच्चे भूल जाते हैं, वो क्या है कि साइन कौन सा लगेगा, बड़े वाले नंबर का। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 7.1 है, तो 7.1 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस का साइन लगेगा, तो ये आपके पास -6.13 हो जाएगा। इसी तरीके से -1.23 और -7.1। अब यहां पर साइन सेम है तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। दोनों को मैं ऐड कर लूंगा क्योंकि साइन हमारे पास सेम है, 3, 3, 8। साइन कौन सा लगेगा, बड़े वाले नंबर का, 7.1 बड़ा नंबर है, नेगेटिव, ठीक है जी। अब जरा थोड़ी सी मल्टीप्लीकेशन भी देख लेते हैं। 5 × 1.2 हो रहा है, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई में क्या करूंगा पहले ये बता देता हूं। देखो मैं डेसिमल्स को ना बिल्कुल इग्नोर कर देता हूं, ठीक है। मैं समझ रहा हूं फॉर एग्जांपल डेसिमल है ही नहीं, ये 1.2 नहीं है बल्कि ये 1 to 12 लिखा हुआ है, सही है। तो 12 × 5, 5 2 हो गया 10, ठीक है, 1 उधर कैरी, 5 1 5 और +1 6, ठीक है। उसके बाद मैं ये देखूंगा कि जिन दो नंबर्स को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया है उनमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है। यानी कि नंबर के एंड से पीछे की तरफ कितनी प्लेसेस के बाद डेसिमल आ रहा है। तो अब यहां पर देखो 5 में तो डेसिमल वहीं का वहीं है, नंबर के बाद जहां होता है, ठीक है। बट यहां पे नंबर डेसिमल कहां पर है, डेसिमल एक प्लेस पीछे है, ठीक है। तो अब क्योंकि डेसिमल एक प्लेस पीछे है तो जो इसका डेसिमल होगा ना उसको भी मैं एक ही प्लेस पीछे ले जाऊंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर 6.0, जो कि बेसिकली 6 होता है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है। अब दोनों नंबर्स हमारे पास पॉजिटिव थे, ठीक है, सेम साइन थे, तो हमारे पास जो आंसर है वो पॉजिटिव में आएगा मल्टीप्लाई के लिए, बॉड मास का रूल। 5 को देख लेते हैं। अब यहां पर भी मैं यही करूंगा कि मैं डेसिमल्स को कंप्लीटली इग्नोर कर देता हूं, तो 1.5 को मैं 15 लिख देता हूं और 0.3 को 03 की बजाय मैं 3 ही लिख देता हूं क्योंकि 03 बेसिकली 3 होता है ना, ठीक है। और इनको आपस में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। अभी मैं साइंस भी इग्नोर कर दिया, डेसिमल भी इग्नोर कर दिया, सब इग्नोर कर दिया। 3 5 15, 5 1, 3 1 3 +1 4, ठीक है, 45 आ गया। अब मैं डेसिमल्स दोबारा ले आऊंगा। देखो यहां पर तो मेरे पास सिर्फ एक ही नंबर था डेसिमल, दूसरा तो होल नंबर था, ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ एक प्लेस पीछे लेके गया। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों नंबर्स के अंदर हमारे पास डेसिमल, तो अब यहाँ पर जो डेसिमल है वो एक प्लेस पीछे है और यहाँ पर जो डेसिमल है वो भी एक प्लेस पीछे है, तो ये दोनों प्लेसेस मिला के कितनी हो गई, दो प्लेसेस हो गई। तो अब जो मेरा ये वाला डेसिमल है ना 45 में, जो एंड में डेसिमल है, इसको मैं दो प्लेसेस पीछे लेके जाऊंगा, तो ये बन जाएगा 0.45,
ठीक है 0.45। अब साइन कौन सा लगेगा भाई, एक माइनस है और एक प्लस है, डिफरेंट साइंस है, तो आंसर क्या आता है नेगेटिव में। ठीक है इसी तरह एक डिवीजन का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो डिवीजन के अंदर भी मैं यही करूंगा, जब -12 डिवाइड बाय 0.4 हो रहा है तो मैं 12 अपॉन 0.4 लिख देता हूँ, साइन को इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पर डेसिमल हटाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। देखो यहाँ पर एक डेसिमल तो ये है, दूसरा डेसिमल जो है वो यहाँ पर होता है। ठीक है जो होल नंबर होता है ना उसके एंड में डेसिमल होता है। अब मुझे ये करना है कि मुझे दोनों को होल नंबर बनाना है। ठीक है दोनों को मुझे क्या करना है, दोनों को मुझे होल नंबर बनाना है। तो देखो 0.4 तो होल नंबर ऐसे बनेगा कि अगर मैं इसके डेसिमल को एक प्लेस आगे ले जाऊं तो ये 4 बन जाएगा। लेकिन अब क्योंकि मैंने 0.4 का डेसिमल एक प्लेस आगे किया है तो मुझे ऊपर वाला भी एक प्लेस आगे करना पड़ेगा जबरदस्ती। और यहां पर जो एक प्लेस इसने ली है ना, यहां पे 0 लगा दूंगा, तो ये बन जाएगा 120/4। ठीक है और दोनों के जो डेसिमल्स हैं वो यहाँ पे आ गए, एक स्टेप आगे आ गए। और अब ये दोनों क्या बन गए, होल नंबर्स बन गए। अब डिवीजन बड़ी आसान है, 120 डिवाइड बाय 4 क्या होता है 30, तो मेरा आंसर आ गया 30। साइन कौन सा लगेगा, डिफरेंट साइंस है तो नेगेटिव साइन लग जाएगा, -30, बस दैट्स इट। ठीक है तो ये डेसिमल्स का था बॉड मास। अब मैंने बोला था कि जब मैं एक टॉपिक करा दूंगा ना तो उसके साथ मैं उसके नेसेसरी क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है बॉड मास हमारा इतना ही था। अब बॉड मास के जो नेसेसरी क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस आए वो मैं करा देता हूं। ठीक है देखो एक तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखो एक तो हमारे पास क्वेश्चंस इस तरीके के हैं कि जो बिल्कुल सिंपल सिंपल है। ठीक है ये वाले, ये भी मैं कराऊंगा आपको। ठीक है लेकिन अभी मैं सिर्फ जो है वो वैरायटी करा रहा हूं। तो एक जो डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है हमारे पास पास पेपर में वो ये सवाल पढ़ लें। इंसर्ट वन सेट ऑफ ब्रैकेट्स टू मेक द कैलकुलेशन करेक्ट। ठीक है उन्होंने आपको पूरी इक्वेशन दे दी है और वो कह रहे हैं कि मुझे इस तरफ कोई ब्रैकेट लगाने हैं कि मेरे पास जो आंसर है वो 9 आए। ठीक है यानी कि ब्रैकेट लगाने के बाद बॉड मास के रूल से जब मैं उसको सॉल्व करूं तो मेरे पास आंसर जो है वो 9 आना चाहिए। ठीक है देखो इसके अंदर हम यूज करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है हिट एंड ट्रायल क्या करते हैं कि पहले मैं इन दोनों पे ब्रैकेट लगा के देखूंगा और मेंटली सॉल्व करके देखूंगा कि क्या 9 आ रहा है। ठीक है अगर नहीं आ रहा तो फिर मैं इन दोनों पे लगाऊंगा, और अगर इसमें भी नहीं आ रहा तो फिर मैं इन दोनों पे लगाऊंगा। ठीक है तो तीनों में से कोई एक तो कामयाब हो ही जाएगा। तो पहले जरा मैं 3 और 5 पे लगा देता हूं। तो 3 + 5 क्या हो जाता है 8 मल्टीप्लाई बाय 2 और -7। ठीक है ब्रैकेट लगा दिया। सबसे पहले किस चीज को सॉल्व करते थे बॉड मास में, ब्रैकेट्स को, तो ब्रैकेट्स को मैंने सबसे पहले सॉल्व कर दिया। अब दूसरी मेरे पास दो चीजें, या तो मल्टीप्लाई है या माइनस है, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, मल्टीप्लाई की ज्यादा है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 16, 8 2 16 हो गया और -7। ठीक है अब सिर्फ यही बचा, तो 16 - 7 क्या होता है 9। तो देखो पहला ही ब्रैकेट लगाने के बाद मेरे पास मेरा आंसर आ गया, तो मुझे आगे ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर ही मेरा आंसर आ गया। ठीक है पार्ट बी की तरफ आते हैं। पार्ट बी में उन्होंने आपको नंबर दे दिए और आंसर दे दिया, और वो कह रहे हैं कि इनके बीच में 3 साइंस लगाने हैं। ठीक है कौन से साइंस है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई के। ये 3 साइंस लगा के हमें इस इक्वेशन को इस तरह बनाना है कि ये पूरी की पूरी जो है वो 20 के बराबर हो जाए। तो यहां पर भी वही मेथड होगा हिट एंड ट्रायल वाला, लेकिन यहां पर बात ये कि स्टार्ट किससे करेंगे, पहले मैं प्लस लगा के देखूं, माइनस लगा के देखूं या मल्टीप्लाई। देखो जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है ना सबसे पहले वो लगाएंगे। तो प्रायोरिटी सबसे ज्यादा मल्टीप्लाई की है। ठीक है प्लस और माइनस की तो सेम है लेकिन मल्टीप्लाई से कम है प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है मल्टीप्लाई की। तो मैं सबसे पहले 3 और 5 के बीच में मल्टीप्लाई लगा देता हूं और मैं ये टेस्ट करता हूं। बल्कि इसको एक काम करते हैं, इसको पीछे से कर लेते हैं। इस वाले को हमने स्टार्टिंग से करा था, इसको हम यहां से शुरू कर देते हैं। तो 2 और 7 के बीच में मैं लगा देता हूं। सही है तो 2 और 7 के बीच में जब मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया तो 2 7 सर क्या बन गया 14। मुझे क्या बनाना है 20। तो अब मुझे 3 और 5 के साथ कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि 14 के साथ जब मैं उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट या जो भी करूं तो मेरे पास 20 आ जाए। तो देखो 5 और 3 से या तो मैं 8 बना सकता हूं कि अगर 5 और 3 दोनों को मैं ऐड कर दूं तो 8 बन जाएगा। ठीक है अब 8 के साथ मैं ऐसा क्या करूं
कि 14 में उसको ऐड करूं या 14 से उसे माइनस करूं कि मेरे पास 20 आ जाए, तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं 14 में, देखो इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 8। अब अगर 14 में मैं 8 ऐड करता हूं तो वो 22 बन जाएगा, अगर 14 में से मैं 8 माइनस करता हूं तो वो 6 बन जाएगा। सही है, तो इसका मतलब है कि मैंने जो अपना मल्टीप्लाई का साइन है वो गलत लगाया है। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, पीछे मूव कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास आ गया 5 और 2, 5 2 जार 10। ठीक है, ये मेरे पास 10 आ गया। अब मैं देखता हूँ 3 और 7 से क्या बन सकता है। देखो 3 और 7 से हमारे पास बन सकता है 10। ठीक है, और बन सकता है 4। ठीक है, 7 + 3 10 भी बन सकता है, और 7 - 3 4 भी बन सकता है। अब जो मेरे पास देखो 10 है ना, इसको अगर मैं इस 10 में प्लस करूं तो मेरे पास 20 आ तो जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों जगह प्लस लगाना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास मुझे एक प्लस लगाना है और एक माइनस लगाना है, दोनों जगह तो मैं प्लस लगा नहीं सकता। ठीक है, इसी तरीके से जो मेरे पास 4 है, अब 4 तो चाहे मैं 10 में प्लस कर लूं चाहे माइनस कर लूं, 20 आ नहीं सकता, तो ये तो खैर सही है ही नहीं। ठीक है, लेकिन 10 के बारे में ये था कि अगर मैं इस 10 में इसको प्लस कर देता, लेकिन मैं प्लस नहीं कर सकता क्योंकि मुझे यहाँ दोनों जगह प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो हमने मल्टीप्लाई लगाया ना, ये भी गलत लगाया। अब सबसे पहले लगा के देख लेते हैं। 3 5 हो गया 15, 3 5 हो गया 15। अब 2 और 7 से मैं क्या बना सकता हूँ, 2 + 7 में 9 बना सकता हूँ, और 7 - 2 में 5 बना सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि इन दोनों नंबर्स में से किसी भी एक को मैं 15 में ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास 20 आए। तो देखो 9 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 20 नहीं आ सकता। ठीक है, 5 को ऐड करने से मेरे पास 20 आ सकता है। इसका मतलब यह है कि मुझे कुछ इस तरह करना है कि इन दोनों नंबर्स का जो आंसर है ना, वो मेरे पास +5 में आए। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं माइनस यहाँ लगा दूं और प्लस यहाँ लगा दूं, तो -2 + 7 क्या होगा, दोनों के साइन डिफरेंट है, दोनों के साइन डिफरेंट है, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, यानी कि 5 आ जाएगा। और बड़े वाले नंबर का साइन आएगा, बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 7 5, तो ये मेरे पास आ गया 20। तो इसका मतलब है कि जो हमारी सही कॉन्फ़िगरेशन है वो ये। ठीक है, अगर मैं स्टार्टिंग में ही मल्टीप्लाई लगा देता तो ये फौरन सॉल्व हो जाती, लेकिन मैं चाह रहा था कि हम थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करें, तभी मैंने यहां से शुरू किया मल्टीप्लाई लगाना। ठीक, इन द ग्रिड्स बिलो द नंबर इन ईच स्क्वायर इज द सम ऑफ द टू नंबर्स इमीडिएटली बिलो इट। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये जो नंबर है ये इन दो नंबर्स का सम है। ठीक है, 7 + 14 21, इसी तरीके से 2 + 5 7, 5 + 9 14। ठीक है, ये नीचे वाले दो नंबर्स का सम है। तो अब हमें ये ग्रिड कंप्लीट करनी है। तो ये वाली तो बड़ी आसान है, -3 और -4 का सम क्या हो जाएगा, साइन सेम है तो ऐड हो जाएंगे 7, और बड़े वाले नंबर का साइन यानी कि 4 का साइन आ जाएगा -7। ठीक है, तो बड़ा आसान। ये वाला देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करके हमारे पास ये बनना चाहिए। ठीक है, बट एक नंबर यहाँ पे हमारे पास मिसिंग है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3.04 में से 0.63 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 3.04 में से 0.63 को क्या कर देंगे, माइनस। तो 4 - 3 क्या हो जाता है, 1। 0 - 6 क्या हो जाता है, अब 0 में से 6 तो माइनस कर नहीं सकते क्योंकि 0 छोटा नंबर है, तो कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ से कैरी आ जाएगा। तो 10 - 6 क्या हो जाता है, 4 2 2.41 आंसर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी 0.63 हमें बनाना है, कोई ऐसा नंबर ऐड करके जो 0.55 में ऐड हो और 0.63 आ जाए। ठीक है, इन दोनों नंबर्स का सम जो है वो 0.63 के बराबर होगा ना। तो फिर वही काम करेंगे जो ऊपर किया था कि 0.63 में से 0.55 को माइनस कर देंगे। तो 3 - 5 क्या होगा, कैरी लेना पड़ेगा। 13 - 5 8, 5 - 5 0 और 0.08। सही है, ये हमारे सही आंसर आ गए। मार्किंग स्कीम भी इसी के नीचे है, रेफरेंस भी इसी के नीचे है सवाल के। ठीक है, तो ये हमारे जो दो ही डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस थे ये कंप्लीट हो गए।